Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in science. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। यह बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे बहुत ही सुंदर आपको लिखना होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाठ योजना संख्या 11। इसका मतलब यह है कि यह आपका 11वां पाठ योजना है। इसका मतलब यह है कि यह आपका 11 लेसन प्लान है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने विषय में साइंस लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम साइंस विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बनाते हो उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने कक्षा में 8th लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम 8th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है टीचिंग करने के लिए उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने अवधि में लिखा हुआ है 36 मिनट। इसका मतलब यह है कि टीचिंग के दौरान हमें 36 मिनट मिला हुआ है टीचिंग करने के लिए, इसलिए हमने अवधि में 36 मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ऊर्जा के स्रोत, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको सामान्य उद्देश्य के बारे में बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि आप साइंस में 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा और लास्ट पॉइंट्स हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हो जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा और लास्ट हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्याश्रमण कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न प्राप्त स्रोतों से अवगत कराना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को ऊर्जा के स्रोतों में अंतर करना सिखाना। बोधात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को ऊर्जा का महत्व बताना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों
की व्याख्या करना सिखाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों की मानसिक क्षमता को उजागर करना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वह टॉपिक समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, चार्ट तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं भोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छात्र आंसर देते हैं भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूर्य सन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट आप प्रस्तुतिकरण में एक लाइन लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे सूर्य, छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। ऊर्जा का एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसके कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आस पास की ठंडी वायु द्वारा उसका स्थान लेने पर ही वायु प्रवाह बनता है। इस वायु ऊर्जा का कारण सूर्य है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। पेड़ पौधों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, अतः भोजन ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात सौर ऊर्जा सजीवों के जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। भोजन पकाने एवं अन्य कार्यों हेतु ऊर्जा का स्रोत के रूप में लकड़ी तथा कंडों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ईंधन बायोगैस का स्रोत भी अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही हुआ। ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत हुआ।
व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, सूर्य जो कि ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम जो है कि आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वायु ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, सूर्य सन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, ईंधन फ्लू की आवश्यकता होती है। बच्चों से बोध प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए हम फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम जो है कि हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे ईंधन जैव ऊर्जा। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि हम मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। अब हम व्याख्या करते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। शहरों में भोजन पकाने हेतु द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी को लोहे के सिलेंडरों में भरा जाता है। इसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है। जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। घरों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पंखा, टीवी इत्यादि हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा ताप विद्युत पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट्स, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट्स आदि से प्राप्त की जाती है। दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का एवं क्रियाकलापों का मुख्य स्रोत विद्युत ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जा के सीमित एवं नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इन ऊर्जा के बिना मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ऊर्जा के भावी वैकल्पिक स्रोतों के रूप में हाइड्रोजन और एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में अंतरिक्ष यानों एवं उच्च ताप वाली ज्वाला प्राप्त करने में होता है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत को 2 भाग में बांटा गया है। पहला सीमित अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, दूसरा असीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, जल, पवन, जैव गैस तथा सनलाइट नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जबकि कोयला व पेट्रोल
अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, शहरों में ईंधन किस रूप में प्राप्त होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, द्रव पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि के रूप में शहरों में ईंधन प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, ताप विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट आदि से प्राप्त होती है। उसके बाद आप गृह कार्य, छात्रों को आप गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ऐसा आप छात्रों को गृह कार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके पाठ्य योजना को देख सकते हो। अगर पाठ्य योजना में आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। इस पाठ्य योजना की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पाठ्य योजना की 3 लिंक आपको दी है। पहला मैंने ट्विटर लिंक दिया है, दूसरा मैंने ड्राइव लिंक दिया है, तीसरा मैंने ब्लॉगर लिंक इस पाठ्य योजना की दे दी है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन, इस पाठ्य योजना को लेके आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।